टॉपिक डालेंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखिएगा, आज हम इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच और अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। इसी को हम टोटल अप्रोच भी बोलते हैं। लिखेंगे इसमें पहले while preparing income statement, while preparing income statement under marginal costing, under marginal costing actual overheads must be considered। बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग पर बेस्ड इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम जितने भी ओवरहेड्स लेते हैं वो सभी ओवरहेड्स एक्चुअल बेसिस पर लिए जाएंगे, यानी जितने एक्चुअली आपने इनकर्ड किए हैं वो ओवरहेड मार्जिनल कॉस्टिंग में लिखे जाएंगे। लिखें सेकेंड, while preparing income statement, while preparing income statement under absorption costing, while preparing income statement under absorption costing, overheads must be based on एब्सॉर्प्शन रेट। ठीक है, लेकिन जब हम एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो ओवरहेड्स होंगे उनको किसके आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा? एब्सॉर्प्शन रेट के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। एब्सॉर्प्शन रेट
means predetermined rate. predetermined rate. एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब होता है प्रीडिटरमिन्ड रेट. वेरिएबल ओवरहेड must be calculated. Variable overheads must be आप यहां लिखो प्रोडक्शन ओवरहेड्स. थोड़ा सा करेक्शन कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड होंगे वो एब्जॉर्प्शन रेट पर बेस्ड होंगे. Variable overhead must be calculated on standard rate. Fixed overheads must be calculated using absorption rate. बताइएगा एब्जॉर्प्शन रेट निकाली कैसे जाती है. आप बचपन में भी इंटर लेवल पर कई चैप्टरों में एब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन पढ़ चुके हैं. लिखेंगे एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू budgeted fixed overheads divided by normal capacity. आपके जितने भी ओवरहेड्स हैं उनकी एक एब्जॉर्प्शन रेट निकाली जाएगी जो कि नॉर्मल कैपेसिटी पर बेस्ड होगी. देन overheads are absorbed on such absorption rate, that is overheads is equal to absorption rate multiply by actual production. ये लीजिए ओवरहेड की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो एब्जॉर्प्शन रेट पर बेस्ड होगी और एब्जॉर्प्शन रेट जो निकाली जाएगी वो नॉर्मल कैपेसिटी के आधार पर निकाली जाएगी. आफ्टर कैलकुलेटिंग एब्जॉर्प्शन रेट हम अपने ओवरहेड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं.
क्लियर है पॉइंट सारे? देखिए, एब्जॉर्प्शन का मतलब ही यही होता है कि हम अपना इनकम स्टेटमेंट अपनी एक प्री डिटरमिन रेट के आधार पर बना रहे हैं, जबकि इन मार्जिनल का मतलब होता है एक्चुअल डेटा को लेकर बनाया गया इनकम स्टेटमेंट। आइए पॉइंट नंबर 6, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अंडर marginal statement should be based on variable cost of production. Should be based on वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, सॉरी मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाओगे तो स्टॉक का वैल्यूएशन किस पर होगा? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर होगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक is equal to, value of closing stock is equal to variable cost of production divided by प्रोडक्शन यूनिट्स। तो आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी एंड मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ जाएगा अंडर मार्जिनल कॉस्ट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक अंडर एब्जॉर्प्शन स्टेटमेंट। Valuation of stock under absorption statement should be based on total cost of production, should be based on टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप एब्जॉर्प्शन का इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उस केस में आपका जो स्टॉक का वैल्यूएशन होगा वो किस पर किया जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालूंगा? तो लिखें फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ closing stock is equal to total cost of production
total cost of production divided by प्रोडक्शन यूनिट्स। तो इससे आपके पास रेट पर यूनिट आ जाएगी और मल्टीप्लाई कर दोगे आप यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट स्टेटमेंट के आधार पर स्टॉक का वैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अगर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हो तो वैल्यूएशन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर होगा, और अगर आप एब्जॉर्प्शन का स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपका जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर होगा। आइएगा पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, इफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑब्लिक ओपनिंग स्टॉक are missing, if units of closing stock oblique opening stock are missing, then we can calculate it in the following manner. लीजिए, अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में स्टॉक का वैल्यूएशन जिसमें आपको करना है बट यूनिट्स आर मिसिंग, आपको क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स नहीं दी हुई हैं, तो आप इसको किस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो एक समराइज चार्ट होता है, कैसे देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिया ओपनिंग स्टॉक, इसमें मैंने प्लस कर दिया प्रोडक्शन, यानी इतनी यूनिट्स मेरे पास पड़ी हुई थी और इतनी यूनिट्स मैंने और बना ली। तो अब मेरे पास टोटल यूनिट्स अवेलेबल ये हैं, मेरे पास टोटल अवेलेबल यूनिट्स ये हो गई। टोटल अवेलेबल यूनिट्स, इसमें से माइनस कर दूंगा सेल यूनिट्स, इसमें से टोटल अवेलेबल यूनिट में से माइनस कर दूंगा जितनी यूनिट मैंने बेच दी, जो रिमेनिंग यूनिट बचेंगी वो आपके पास आ गया क्लोजिंग स्टॉक। ये लीजिए, अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक में से कोई भी यूनिट मिसिंग होंगी तो हम इस स्टेटमेंट के थ्रू क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए, लिख लिया। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑब्लिक
ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन ऑब्लिक ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। आइए, अगर मान लीजिए हमें अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन के ओवरहेड्स निकालने हैं, आइएगा, अगर वेरिएबल ओवरहेड को लेकर निकालना है या हमें फिक्स्ड ओवरहेड को लेकर निकालना है, सबसे पहले ए लिखेंगे एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड। ठीक है, हमने एक्चुअल में जितना खर्चा किया है और ये डेटा हमें कहां से मिल जाता है, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में लिखते हैं एज पर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। फिर बी में हम लिखेंगे एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। फिर हम लिखेंगे एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। और यहां पर हम निकालते हैं एब्सॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। ये लीजिए, ये हमने क्या निकाल लिया, ओवरहेड एब्सॉर्ब। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, देखिएगा, हमें क्या निकालना है, अंडर एब्सॉर्प्शन या ओवर, यानी हमारी जो ये सोच थी वो इस एक्चुअल के कंपैरिजन में क्या रही। देखना, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, आपको ये चीज अब लिखनी नहीं है, फॉर्मेट यही है, समझने के लिए मैं आपको लिख के बता। देखना, मेरी बात सुनिएगा, मान लो फॉर एग्जांपल आपके एक्चुअल ओवरहेड थे 1 लाख, और जब आपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सोचा तो आपकी जो सोच आई वो सोच आई 80,000, यानी अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन ऑफ मैनेजमेंट आपके खर्चे लगने चाहिए थे 80,000, ये आपकी सोच थी। लेकिन एक्चुअल में आपका जो खर्चा हुआ वो 1 लाख का हो गया। तो मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछ रहा हूं, आपको ये बताना है कि आपकी ये जो सोच थी ये कम रह गई या आपकी सोच ज्यादा थी और खर्चा कम हुआ। लिसन अगेन, बिल्कुल धीरे धीरे सुनना। मैंने सबसे पहले यहां एक्चुअल ओवरहेड लिए 1 लाख, यानी इतना खर्चा मैंने कर दिया, लेकिन मैंने सोचा था 80,000। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि मैंने सोचा 80 था और मेरा खर्चा 1 लाख हो गया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरी सोच
एक्चुअल के कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है? क्वेश्चन समझ आ गया? मेरी सोच यानी ये, एक्चुअल यानी ये से कम है या ज्यादा है? तो इस सिचुएशन को मैं क्या बोलूंगा? अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। इसे क्या बोलूंगा? अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। क्यों? क्योंकि मेरी जो सोच थी वो एक्चुअल से कम हो गई। तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा? अंडर एब्जॉर्प्शन। इसे बोला गया अंडर एब्जॉर्प्शन। क्लियर? बिल्कुल। अब सिचुएशन को अपोजिट कर देते हैं। मान लीजिए मेरे फिक्स्ड तो लगे 80, मैंने एक्चुअली में जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस किए वो एक्चुअल खर्चे मैंने किए 80,000, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन रेट मेरा खर्चा बनता था 120। अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल कैपेसिटी मैंने जो सोचा था वो सोचा था 80। तो बताइए मेरी जो सोच है वो एक्चुअल के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है? क्या बोलोगे आप? मेरी जो सोच है वो एक्चुअल के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो इस सिचुएशन को मैं बोलूंगा ओवर एब्जॉर्प्शन। बताइए, क्लियर है? बिल्कुल। तो मुझे जो वर्किंग करनी है दैट इज ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। बना लीजिए चार्ट। एक्चुअल ओवरहेड लोगे, एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड लोगे, और इनका डिफरेंस या तो आपके पास अंडर एब्जॉर्प्शन आएगा या आपके पास ओवर एब्जॉर्प्शन आएगा। आइएगा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स increases the cost। increases the cost। जरा समझना मेरी बात को। hence added to cost। लिसन वेरी केयरफुली। मुझे बताइए जरा, ये अंडर एब्जॉर्प्शन आया, मैंने खर्चा 1 लाख का कर दिया, बट अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन रेट वो 80 था। जरा मुझे बताओ खर्चा तो 1 लाख हुआ कि नहीं हुआ? मैंने अपने स्टेटमेंट में 80 तो लिख दिया जो कि रेट पर बेस्ड था। तो अब मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20,000 और लिखने पड़ेंगे कि नहीं लिखने पड़ेंगे? समझना, मार्जिनल में तो आपने 1 लाख लिख दिया क्योंकि आपका एक्चुअल खर्चा 1 लाख हुआ था। जब मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट स्टेटमेंट में मैंने 80 लिख दिया अकॉर्डिंग टू द रेट, लेकिन मेरा जो खर्चा कम रह गया क्योंकि एक्चुअल P&L, आप समझ रहे, प्रॉफिट निकालने में तो आपका एक्चुअल खर्चा माइनस होगा। तो मैं ये अंडर एब्जॉर्प्शन को क्या कर दूंगा? कॉस्ट में ऐड कर दूंगा ताकि प्रॉफिट पर सही इंपैक्ट हो जाए। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स।
ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स decreases the cost. Hence, should be deducted from cost. लीजिए, इस बात को आप समझ भी सकते हैं। यहां पर ऊपर देखिएगा, आपका एक्चुअल खर्चा 80 हुआ है, तो क्या आपका प्रॉफिट निकालने में आप 80 से ज्यादा खर्चा लिख सकते हो? भाई जब आपका एक्चुअल खर्चा ही 80,000 हुआ है, तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आप 80,000 से ज्यादा नहीं लिख सकते। लेकिन आपने एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पर लिख दिया 120। आपने एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पर लिख दिया 120, तो आपने ज्यादा लिख दिया। अगर ज्यादा लिख दिया तो आपकी कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ चुकी है। आप समझ रहे? आपने 80 लिखने के बजाय 120 लिख दिया। अगर आपने 120 लिख दिया तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट बढ़ गई, जबकि एक्चुअल में खर्चा तो 80 हुआ है। तो अगर मैं 40,000 को माइनस कर दूंगा तो क्या मेरी कॉस्ट ठीक हो जाएगी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको क्या लिखवाया कि जो ओवर एब्जॉर्प्शन है, आप उस ओवर एब्जॉर्प्शन को क्या कर दोगे? कॉस्ट में से डिडक्ट कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड को कैलकुलेट करना और उसका ट्रीटमेंट। अच्छा, इसी को कई बार अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी भी बोला जाता है। ऑब्जॉर्प्शन जो वर्ड है, इट इज ऑल्सो नोन एज रिकवरी ऑफ द ओवरहेड्स। ठीक है, तो अगर अंडर रिकवरी है तो प्लस कर देंगे, और अगर ओवर रिकवरी है तो हम उसे माइनस कर देंगे। बताइए, क्लियर है बिल्कुल सारे पॉइंट यहां तक? आइए आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 10 लिखेंगे। हाउ टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट how to prepare income statement under marginal costing। आइएगा, अब हम ये सीखते हैं कि अगर मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है तो वो इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे होगा? सबसे पहले लिख दूंगा सेल्स। यूनिट्स सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस। ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गई? सेल्स का डेटा आ गया। बी पॉइंट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। ये लीजिए, सबसे पहले मैंने अपनी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल ली। जितनी यूनिट मैंने प्रोड्यूस की मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, अगर मेरे पास कॉस्ट का डेटा अलग अलग है तो मैं मटेरियल कॉस्ट ले लूंगा, लेबर कॉस्ट ले लूंगा, प्रोडक्शन ओवरहेड ले लूंगा, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डेटा आ जाएगा। प्लस करेंगे वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसमें मैं प्लस कर दूंगा और माइनस कर दूंगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ बात, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको भी बता देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप ये जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोगे, ये एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ऊपर पहले ही लिखा दिया कि आप जब भी मार्जिनल का कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओगे तो मार्जिनल का जो कॉस्ट स्टेटमेंट बनेगा वो हर हालत में एक्चुअल कॉस्ट पर बेस्ड होगा। बोली क्लियर है बिल्कुल? आइए, ये मेरे पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें प्लस कर दूंगा वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। ये लीजिए, ये मैंने इसमें वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस ले लिए। ये मेरे पास आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको मैंने यहां आउटर कॉलम में ले लिया। मेरे पास सेल्स ऑलरेडी आउटर कॉलम में थी और मैंने एक बी हेडिंग में टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी निकाल लिया। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ए माइनस बी, यानी अगर मैं सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे ऑल फिक्स्ड ओवरहेड्स। ऑल फिक्स्ड ओवरहेड आप माइनस कर दोगे। आपके जितने भी फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं उसे हम कंट्रीब्यूशन में से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो लीजिए, जब आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे
तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट लीजिए, और ये हमारा क्या तैयार हो गया, इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग तैयार हो गया। ये आपका फॉर्मेट रहेगा, आप देख लीजिए आराम से कि आपको अगर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट के तहत प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। एक बार समराइज कर दूं, आइएगा फटाफट से। सबसे पहले हमने सेल्स ले ली, सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। उसके लिए मैंने सबसे पहले ली वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें प्लस कर दिया ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, माइनस कर दी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। उसमें मैंने प्लस कर दिया वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब अगर सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड ओवरहेड माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। बताइए क्लियर है बिल्कुल। तो ये मेरा इनकम स्टेटमेंट बना अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 11, हाउ टू प्रिपेयर income statement, how to prepare income statement under absorption costing। ये लीजिए, अब हम ये देखना चाहते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारा इनकम स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होगा। चलिएगा, सबसे पहले तो ए पॉइंट हमारे पास आ गया सेल्स, यानी यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ये लीजिए, ये आपके पास सेल्स आ गई। बी पॉइंट में अब निकालेंगे टोटल कॉस्ट। देखिएगा टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ले लोगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन रेट। फिर हम ले लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड देन हम ले लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये दोनों किस पर बेस्ड होंगी, ये दोनों एब्जॉर्प्शन रेट पर बेस्ड होंगी, जो कि हमने स्टैंडर्ड तय किया था या जो हमने नॉर्मल कैपेसिटी पर रेट निकाली थी। इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये लीजिए, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करोगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दोगे। अब जो आपके पास आएगा वो आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसमें प्लस करेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। लीजिए, अगर आपका अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है तो वो आपकी कॉस्ट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और माइनस करेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन, ऑफ ओवरहेड्स। लीजिए, ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन को प्लस कर देंगे और ओवर एब्जॉर्प्शन को हम माइनस कर देंगे। यह आ जाएगी हमारे पास एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस करेंगे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर आपके कोई वेरिएबल सेलिंग खर्चे हैं तो वो यहां पर प्लस कर दोगे और प्लस करेंगे फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस। फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके साथ ही अगर डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी खर्चा है तो वो हम यहां पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब एडजस्टेड सीओजीएस में जब हम सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह सब ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी अब टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट को हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे। ये हमारे पास जो बी पार्ट था उसकी वैल्यू आ गई टोटल कॉस्ट। देन हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज ए माइनस बी। ये लीजिए, ये हमारे पास क्या आ गया, इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ जाएगा। देखिए वापस से एक बार, सबसे पहले हमने सेल्स ले ली, फिर टोटल कॉस्ट में मैंने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिया, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड, फिक्स्ड लिया बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन रेट, बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन रेट। फिर हमने उसके बाद ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस कर दी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। फिर आप इसमें अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड प्लस करेंगे और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड माइनस कर देंगे तो आपके पास एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। फिर आप सेलिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी, और अगर आप सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट है। तो ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट तैयार हो गया, किसमें, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में।